नमस्कार। टीवी 100 कारोबार के खास पेशकश है द इंटरव्यू। इस सीरीज के अंदर हम देश के नामी ग्रामी कंपनीज के साथ बातचीत करते हैं, कुछ स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने दम खम पर आज एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां पे वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। आज इसी कैटेगरी में मेडकार्ट के को फाउंडर मेरे साथ है प्राशन चेरी जी। उनसे हम जरा बातचीत करेंगे और उनसे जरा आइडिया लेंगे कि कैसे इस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया, और खासकर आजकल के समय में जब कोविड है या फिर महामारियों का बोलबाला है, इसके अंदर हम इनकी कंपनी से क्या सीख ले सकते हैं, क्या बिजनेस मॉडल है, आगे ग्रोथ कैसे है, इन सब पे चर्चा इनसे शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं जरा स्वागत करूंगा पहले आज के मेहमान का, प्राशन चेरी जी जो कि को फाउंडर है मेडकार्ट के। उनका स्वागत करते हैं। प्राशन जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब आपकी कंपनी की वेबसाइट देख रहा था 2020 के अंदर आपको एक आइकॉन अवार्ड मिला है गुजरात सरकार की तरफ से, जो कि स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। मैं जितना आपकी वेबसाइट से आपके बिजनेस के बारे में जान पाया, 2014 से आपने अपना कारवां शुरू किया था। तो सर ये शुरू कैसे हुआ, एकदम से आया कैसे? क्योंकि मैं जब आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, आप तो एक क्रिकेटर हैं बहुत अच्छे, क्लब का है ना, और आप तो नहीं बोलूंगा बट आई स्टिल यस आई एंजॉय। ओके, अच्छा आप तो एक अच्छे इंजीनियर भी हैं, तो ये ऑल टुगेदर एमबीए, इंजीनियरिंग, ये मेडिकल प्रोफेशन, ये सबका डाइल्यूशन कैसे हो गया? सर आप ही बताइए 2014 से कैसे शुरू हुआ ये? थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज। So we are actually three co-founders though. उनमें से one of them is Ankur Agarwal, the one who founded it in September 2014. उसका ऐसा था कि एक पर्सनल फैमिली इमरजेंसी थी और फ्रैंकली उनके फादर इन लॉ की डायलिसिस का प्रोसीजर चल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तब ऐसा होता है ना कि जनरली डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए होते हैं और उसका जो कॉस्ट आ रहा था काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो साल में करीबन 61,000 रुपए के इंजेक्शन लेने थे, तो उनको लगा यार मैं कुछ ढूंढने निकलता हूँ, शायद कुछ मिले। तो वैसे ढूंढने करने में थोड़ा गुजरात के मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया, पता चला कि यार वही सेम इंजेक्शन, सेम मॉलिक्यूल जो होता है, जो कॉम्पोजिशन जो होता है, वो किसी और कंपनी का बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। मतलब आप समझ लो मोटा मोटी 1800 रुपए का इंजेक्शन करीबन 250-300 में मार्केट में मिल रहा था। फिर ढूंढने लगे कि ये हो क्या रहा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा एफर्ट लेके एजुकेट करूँ ना, तो ऐसा होता है कि छोटी से छोटी दवाई जैसे हमारा पैरासिटामोल होता है, वो कई सारे नामों से बिकता है। क्रोसिन के नाम से बिकता है, डोलो 650 के नाम से बिकता है, सैरिडॉन के नाम से बिकता है, पैरासिप के नाम से बिकता है। कई कंपनियां, आप मानोगे शायद 500-600 कंपनियां उसी मॉलिक्यूल को बनाती है। तो उसमें से हमारा एफर्ट ये होता है कि हम उसे ढूंढ के सबसे अच्छी कंपनी जो WHO GMP स्टैंडर्ड्स को केटर करे, वैसी कंपनी, लेकिन जो सबसे सस्ते में वही माल देना चालू करे। तो बेसिकली कोई क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई मॉलिक्यूल का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो बीमार आदमी है वो दवाई लेता है ठीक होने के लिए, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर रेट की कमी हो सकती है, आप भी समझते हैं कि कई चीजें ब्रांडेड होती है, कई चीजें मार्केटेड होती है, और कई चीजें कुछ नहीं होती, वो चुपचाप मार्केट में चलती है। तो वैसे चीजों में हम लोग डील करते हैं। इसको कहा जाता है जेनेरिक्स, और इसका फ्रैंकली खुद को तो स्ट्राइक नहीं हो सकता। टू बी रियली फ्रैंक, ये बहुत बड़ा मुहिम था राजस्थान में। एक IAS अफसर से 2012 में, अगर आपने आमिर खान का वो जो शो आता था, मैं नाम भूल रहा हूँ, सर उसका कार्यक्रम, तो उसके एक एपिसोड में एक IAS अफसर थे जिन्होंने आके कहा था कि कैसे जेनरिक्स पे बदलने से हम पूरा बेनिफिट मार्केटिंग करके ब्रांड बना के किसी कंपनी को दे, उससे अच्छा उसी बेनिफिट को हम सीधा कस्टमर को अवेलेबल कर सकते हैं बहुत डिस्काउंटेड रेट में मेडिसिन देकर। ये इतना सक्सेसफुल रहा कि पूरे राजस्थान के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कन्वर्ट हो गए जेनरिक्स में। बट ऐसा है कि कई रीजंस होते हैं, राइट? कभी ऑपरेशनल रीजंस होते हैं, कभी स्ट्रेटेजिक रीजंस होते हैं, जिसकी वजह से कि ये चीज अक्रॉस द कंट्री इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही है। मोदी जी के भाषणों में भी दिखता है, गवर्नमेंट के विजन में भी दिखता है कि वो जेनरिक लाना चाहते हैं, बट वो एक थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट दैट इज वेयर द आइडिया स्टार्टेड एंड अंकुर स्टार्टेड इट। अंकुर एंड आई वर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम लोग करीबन 13-14 साल से दूसरे बिजनेस में भी साथ में थे। वो भी हैजे तो है इंजीनियर, MBA, वो मैकेनिकल इंजीनियर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, वो MBA IIM लखनऊ से है, मैं SP जैन से हूँ। और हमारा जो तीसरा पार्टनर जो है, जो डायरेक्टर पार्थिव, he comes with close to 10 years of experience in
फार्मा इंडस्ट्री, तो जुड़े धीरे धीरे से बनाने में अभी वी आर नियरली द सेकेंड लार्जेस्ट इन द कंट्री फॉर जेनरिक्स एंड वही चल रहा है। बाकी आपने हाँ हंसी मजाक में बोल तो दिया कि क्रिकेटर है खेलते हैं, वो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि इमोशन 100% होता है, परफॉर्मेंस शायद इतना ना हो। नहीं, ये बात सच है मिस्टर चेरी, ये बात सच है। और मैं तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप ऐसा एक नोबल कोर्स कर रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि आप किस कोर्स में, देखो बिजनेस और प्रोफेशन ऑल टुगेदर एक अलग चीज होती है, लेकिन जिस चीज की जरूरत होती है अगर आप लोगों तक वो चीज आसान तरीके से पहुंचा पाए तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, जिसको हम कहते हैं ना सेवा करना समाज की। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि आप हेल्थ के में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और मैं जब आपकी वेबसाइट भी देख रहा था, शायद गुजरात में आप नंबर 1 है, आप पैन इंडिया भी शायद पूरी प्रेजेंस है। आई थिंक यू आर नंबर 2। पैन इंडिया का प्रेजेंस मैं शायद उस तरीके से नहीं बोलूंगा, बट टू बी रियली फ्रैंक हम लोग भी हर महीने जब बैठ के ये देखते हैं कि हमने क्या किया सोसाइटी के लिए। सो बेसिकली ऐसा होता है ना कि हर 10 रुपए की जो दवाई हमने बेची है उसके सामने 26 रुपए का डिस्काउंटिंग दिया है। दैट इज सेटिस्फैक्शन कि कोई भी 10 रुपए की अगर हमारे पास परचेज होती है तो उसके सामने हमने करीबन 25-26 रुपए का डिस्काउंट तो कस्टमर को दिया ही है, विच इज लाइक 70% डिस्काउंटिंग ऑन एन एवरेज। वो हम चलाना चाहते हैं। और फ्रैंकली कोविड वाज अ टेस्टिंग टाइम। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टाफ की भी कमी थी, माल की भी कमी थी, काफी हद तक कंप्लायंसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन ये सब के बीच में भी हमारा जो वैल्यू सिस्टम पकड़ के रखना कि कुछ भी हो जाए हमें कस्टमर को बेस्ट रेट निकाल के देने हैं। सो इवन इन कोविड आइटम्स जैसे कि फैबी फ्लू है या ऐसी सब चीजें जो काफी बल्क में चल रही थी, हम लोगों ने, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग के भी न्यूज आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कभी भी आए, बट फिर भी हमने हमारा होल्ड किया। और उस बात का हमें काफी प्राइड है कि कुछ भी हो जाए बेसिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वी विल गिव द बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट रेट्स। दैट इज वेयर वी वांट टू बी। ऑफ कोर्स, ये तो खैर आपके आंकड़ों में भी दिख रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा कस्टमर्स आपके पास हैं और 1600 से ज्यादा डॉक्टर्स आपके पास है। और अप्रोक्सीमेटली जो सेविंग के आंकड़े हैं ये बहुत गजब के 1100 करोड़। कई छोटे मोटे राज्यों का तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट होता है 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपया, जो आपने सेविंग्स के तौर पर दिखाया। दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। और ये डॉक्टर जो साथ हैं वो बहुत बड़ी बात है कि इनमें से एक भी डॉक्टर को ना हम कभी मिले हैं, ना हमारा कोई तरह का रिलेशन रहा है। ये वो हैं जिन्होंने अपने हिसाब से, जैसे देखिए गवर्नमेंट की जब मुहिम होती है ना कि जेनेरिक मेडिसिन पे जाएंगे, नॉट एवरीबडी इमीडिएटली रेस्पॉन्ड्स, बट कई होते हैं, सी देयर इज नोबडी टू ब्लेम, बट कई बार एजुकेशन कैन बी ब्लेम्ड, कई बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस कैन बी ब्लेम्ड। बट थैंकफुली कई डॉक्टर्स जिन्होंने वो एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, किसी तरीके से और परखा और बोला कि यार नहीं, रास्ता आगे का तो जेनरिक ही है। So very frankly, every developed economy, we talk about US, UK, Canada, Europe, everywhere more than 80% of the business is from generic medicines only. India में ऐसा है कि वो पूरा उल्टा है, exactly the other way around. करीबन 90% business branded का होता है, करीबन 8-10% business generic का होता है. It is undoubtedly the future, but it is just that it is taking its time because इतनी बड़ी कंट्री है, मोबिलाइज करने को टाइम भी लगता है काफी ज्यादा। बिल्कुल, आप बात बिल्कुल सच कह रहे हैं। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि भारत की सारी बड़ी कंपनियां, राइट फ्रॉम डॉक्टर रेड्डीज सिप्ला टू द ल्यूपिन्स, ये विदेशों में जाके जेनरिक दवाएं बेच रही हैं। बायोकॉन्स विदेशों में जाके यहाँ भी है ब्रांडेड कंटेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे अभी आप बता रहे हैं मोर देन 70-80% ब्रांडेड कंटेंट है यहाँ पे। करेक्ट। सो अगर मैं आपको बोलूं तो हैरानी होगी कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड जेनरिक मैन्युफैक्चरर और बड़ा ब्रांड जो है वो सिप्ला ही है। वन ऑफ द टॉप 5 ब्रांडेड कंपनीज हैं जो ट्रेड जेनरिक के टॉप कंपनी है। और सिप्ला जैसी कंपनी के क्वालिटी पे क्वेश्चन करना या किसी भी और चीज पे, इट इज रीजनेबली स्टूपिड। वो बढ़िया काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो जो आप कहते हैं इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट, वो पूरी तरीके से इंडस्ट्री को शिफ्ट होना पड़ेगा। मिस्टर चेरी, मैं दो बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जो शायद किसी भी लर्नर्ड आदमी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जेनरिक पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर R&D पे तो खर्चा होता है, बड़ी खर्चा R&D पे ही है। ये R&D का ही फर्क है जो जेनरिक और नॉन जेनरिक का बर्थ हुआ है, क्योंकि मेन R&D ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप जो खर्च करते हैं, फिर पेटेंट की फीस है जो पेटेंट टिपिकली आप लेते होंगे, एग्जैक्टली, है ना।
तो ये कितना बड़ा फर्क होता है कि कोई क्वालिटी कंसर्न नहीं होती, क्योंकि आपको पता ना इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत होता है, जो चीज जितनी महंगी उतनी वैल्यूएबल, और जो चीज जितनी सस्ती उतनी खराब मानते हैं। ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है ना। सो ये कितना आपको लगता है कि क्वालिटी कंसर्न्स नहीं है, जेनरिक और ब्रांडेड, देयर इज नो क्वालिटी कंसर्न्स एज सच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, पहले तो फंडामेंटली समझते हैं कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें किसी कंपनी का कोई रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं माल बना रहा हूँ तो मैं किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ, या तो वो स्टेट जीएमपी के हिसाब से बना रहा हूँ, या ईयू जीएमपी के हिसाब से, या डब्ल्यूएचओ जीएमपी के हिसाब से, या यूएस एफडीए के हिसाब से। ये सब तो नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म को जो क्लियर कर ले वो नॉर्म है। अब जैसे मैं अगर आपको ये पूछूं कि आपका 90% का कट ऑफ था, तो आपका 90.1 आया है कि 90.2 आया है, इट डज नॉट मैटर। सो वेरी फ्रैंकली, जब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट होता है तभी वो डब्ल्यूएचओ जीएमपी अप्रूव्ड का प्लांट बनता है, पहली बात तो बेसिकली अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ जीएमपी के नीचे काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्वालिटी का डिस्क्रिपेंसी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं कि जो भी जेनरिक है सबकी क्वालिटी अच्छी है। मैं सिर्फ इतना, कई बार ऐसा होता है ना यार कि मैं आपके बिहाफ पे कोई क्लेम नहीं ले सकता, मैं मेरे बिहाफ पे क्लेम ले सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि हम लोग डब्ल्यूएचओ जीएमपी अप्रूव के नीचे काम नहीं करते, दैट्स द फंडामेंटल, बाकी कुछ नहीं है। एंड सेकेंडली, जो आप R&D का खर्चा बोल रहे हैं ना, ये बहुत फ्रैंकली किसी हाईवे बनाने जैसा हिसाब है। अगर मैंने एक्सप्रेसवे बनाया तो मैं टोल लूंगा, मुझे गवर्नमेंट देगी 10 साल तक आप टोल ले लो, मैं टोल ले लूंगा, 10 साल के बाद वो ओपन रास्ता बन जाएगा या टोल कम हो जाएगा। एग्जैक्टली लाइक दैट, अगर मैं कोई रिसर्च करके कोई मॉलिक्यूल को मार्केट में ला रहा हूं तो मुझे उसका फायदा मिलेगा अनडाउटेडली, बिकॉज इट इज अ ब्रांडेड मॉलिक्यूल। बट एक बार उसका पेटेंट खत्म हो जाए उसके बाद तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल इज आउट इन द ओपन। उसके बाद अगला काम क्या है, जितनी कंपनियां बना रही है सबको अपने अपने स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, जिसको स्टैंडर्ड मीट नहीं करने वो किसी और तरीके से धंधा करेगा। सो जो माल एक बार बन चुका और जो एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मीट कर चुका, उसके बाद उसमें कोई दो राय नहीं हो सकते कि ये बेटर मीट कर रहा है कि ये लेसर मीट कर रहा है। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड सेट किए डब्ल्यूएचओ ने, उसको हम डिस्क्रिशनरी नहीं ले सकते। चलिए, एक सेकंड क्वेश्चन और है। जब हम आते हैं दवाइयों की कॉस्ट पे, आप ये कह रहे हैं कि कईयों की कॉस्ट जेनरिक वर्जन होने की वजह से वो काफी डिप हो जाती है, कईयों की तो डिप ऐसे भी होती है कि मोर देन 70% तक डिप हो जाती है। तो ये कितना अप्रॉक्स डिफरेंस रहता है जेनरिक और नॉन जेनरिक दवाइयों में? सॉल्ट रिमेन्स द सेम और यूसेज रिमेन्स द सेम, कितना फर्क आता है कॉस्ट के अंदर एवरेज में? नहीं, कॉस्ट में तो कभी फर्क था ही नहीं। मैं आपको एक चलो सिंपल एग्जांपल ले लूं। शायद 1.5 साल पहले एक बहुत फेमस मॉलिक्यूल थी विल्डाग्लिप्टिन। अब विल्डाग्लिप्टिन करके एक मॉलिक्यूल है जो जिसका पेटेंट एक्सपायर हुआ, आप मान लीजिए 19 के अगस्त के आसपास हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास। वो दवाई 300 रुपए 10 गोली के रेट पे बिक रही थी, और दिसंबर जनवरी में वही 18 रुपए पर पत्ते बिक रही थी। 18 रुपए में पत्ता बिक रहा था, जो कि 300 रुपए में पत्ता बिक रहा था। तो इस बीच में क्या, ऐसे तो दुनिया नहीं पलट गई, दुनिया उल्टी तो नहीं घूम गई, कुछ भी नहीं हुआ। वही माल बन रहा था जहां पहले बन रहा था, वही स्टैंडर्ड का बन रहा था जहां बन रहा था। बस इतना है कि पेटेंट एक्सपायर हुआ तो, और वो मॉलिक्यूल सक्सेसफुल था, तो दुनिया जहां के लोग उसको बनाने में लग गए, तो फिर परफेक्ट कंपटीशन का स्टेट आ गया, तो उसमें रेट कम हो गया। इट इज एज मच द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज में कोई चेंजेस नहीं है। और मजेदार बात अगर आपको बोलूं तो देयर आर 2-3 मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री, 2-3 तो छोड़ो, 4-5 गिन लो, जो लोग पूरी दुनिया का माल बनाते हैं। सो फ्रैंकली, अकुम्स करके एक कंपनी जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा शायद, साइनोकेम करके एक कंपनी है, जैसे कि इनोवा कैप्टैब करके एक है, हेट्रो करके है, ये सब लोग वो हैं जो पूरे कंट्री में कंज्यूम होने दवाइयों का 60% प्रोडक्शन ये लोग करते हैं। मतलब ये लोग वो हैं जो सिप्ला, जाइडस, कैडिला, इंटास, लुपिन सब का काम करते हैं। उनकी क्वालिटी 19-20 नहीं हो सकती, उनकी क्वालिटी 20-20 ही होगी। तो उनमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो सामने कवर किसका चढ़ रहा है वो बात अलग है, मैं स्टिकर किसका चिपका रहा हूँ, कौन सी कंपनी का काम कर रहे हैं वो बात नहीं है। बात यह है कि बन कहाँ रहा है, और वो जहां बन रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है क्या। उसके बाद फिर हमें सोचने जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, डन। अच्छा मिस्टर सरी, एक चीज मेरे को पता करनी थी, क्योंकि सरकार की भी ना एक योजना है जन औषधि के नाम से, आपको मालूम है, उसमें वो सरकार सस्ती दवाइयां देती है। आपने बकायदा, उन्होंने भी स्टोर्स खोले हुए हैं,
कहीं कुछ ऐसा होता है कि आपने कभी सरकार से बात की हो, सरकार के नुमाइंदों ने आपसे बातचीत की हो कि देखो आपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बना ही रखा है, हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है, आपका भी यही ऑब्जेक्टिव है, क्यों ना हम आपके साथ मिल जाएं या हम आपके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी हो और हमारा हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों तक सस्ती दवाइयां पहुंचे। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि एमओयू कुछ साइन हुआ हो या सोचा हो आपने कुछ करने का? नहीं, ऐसा होता है कि उनका विजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही इट्स अ वेरी गवर्नमेंट विजन, राइट? तो इतना बड़ा है कि हम उसका बहुत छोटा पार्ट भी नहीं है। फ्रैंकली उनका ऐसा प्लान है कि करीबन 15,000 स्टोर खोले जाएं और उनका विजन भी काफी हद तक सिमिलर है। हम दोनों में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि अ मॉडर्न स्टोर लुकआउट और कंपनी ओन्ड स्टोर्स, या फिर टेक्नोलॉजी का बैकिंग, या फिर ये WHO GMP अप्रूव्ड वाला जो फिनिकीनेस होना चाहिए, वो वाला डिफरेंस हो सकता है। बट अदरवाइज देखा जाए तो उनकी मशीनरी बहुत ही बड़ी है, हम बहुत छोटे कॉग इन द व्हील हैं यार। 75 स्टोर हैं, 75 स्टोर से जाके हम वो 15,000 स्टोर वाले को किसी तरीके से हेल्प करने की बात करें, हम उल्टा खुश हैं कि वो इसी मुहिम में हेल्प इन द सेंस ये होता है, जैसे एक होता है ना कि आप लैब टेस्टेड मॉडल्स पे जाते हैं कि ठीक है हम पर्टिकुलर एक मार्केट के अंदर करके देखते हैं कि जन औषधि की दवाइयां जो है वो सारी की सारी मेडकार्ट पे मिल जाएंगी, एक सेक्शन डाल देते हैं पूरी वेबसाइट के अंदर, ऐप के अंदर, कि भैया अगर आपको जन औषधि सरकारी दवाइयां चाहिए तो पर्टिकुलरली यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो, या सरकार ने ये लिस्ट बना रखी है जन औषधि की। अब आप जाओगे स्ट्रेटेजिकली कि भाई कौन कौन सी दवाइयां मिल रही है नहीं मिल रही है, आप एक काम करो ना, आपने मेडकैट का ऐप तो डाउनलोड कर ही रखा है, मेडकैप के ऐड से जाके चेक कर लो कि कौन कौन सी दवाइयां जो सरकार की जनौषधि है। बट हम लोग एज अ ई फार्मेसी मार्केट प्लेस नहीं बनना चाहते हैं। हम ऐसे हैं कि हमारे स्टोर्स के लिए ही और हमारे कस्टमर्स के लिए टेक्नोलॉजी एज अ बैकिंग करना चाहते हैं। सो इट विल, आप जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजिकली काफी अलग हुआ, तो वो नॉट हाउ वी थिंक अबाउट इट। ओके, अच्छा मिस्टर शरी, एक चीज मेरे को और आपसे पता करनी थी, वो है फ्रेंचाइजी मॉडल। जैसे भी आप कह रहे हैं कि मोर देन 70% आपसे 70 स्टोर्स हैं आपके इस समय, और 75 और गुजरात आप थोड़ा ज्यादा सेंट्रिक हो आप, है ना? तो कभी ये स्टोर बढ़ाने का कुछ मैकेनिज्म ड्रॉ किया है कि हम अगले 2 साल में या 5 साल में नंबर ऑफ स्टोर को बढ़ा के इतना कर देंगे और इसकी स्केलेबिलिटी इतनी कर देंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी चीजें होंगी इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे और पैन इंडिया होने की प्रेजेंस लेंगे, या तो स्टेट टू स्टेट मार्किंग करेंगे, से पहले गुजरात किया, फिर राजस्थान जाएंगे, नियर बाय स्टेट है, फिर नीचे महाराष्ट्र जाएंगे। परफेक्ट, सो आई एम इन सिंक विद यू ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ इट, कि हम लोग का जो स्ट्रेटजी है वो ऐसा है कि रिटेल होता है ना, तो उसमें यू नीड टू डाइव डीप इनटू इट। So for example, if we are in Gujarat and if we reach Ahmedabad, Baroda, Surat, Rajkot and all the other cities of Gujarat, यहीं पर पोटेंशियल करीबन 450-500 स्टोर्स का तो है ही है। तो अगले 3-4 साल में देखा जाए तो ये 75 स्टोर्स अगर 200 अगर हम लोग ही खोल दें, 200 फ्रेंचाइजी के खुल जाएं, तो वैसा कुछ थॉट से हम लोग चल रहे हैं। एंड अंटिल वी फ्रीज गुजरात कंप्लीटली, महाराष्ट्र इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, तो हम लोग वहां अभी के लिए तो नहीं जाना चाहते। राजस्थान लॉजिकली गुजरात का क्लोजेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर बिहेवियर एंड ऑल्सो द रेस्पॉन्स ऑफ द मार्केट। तो शायद ये 2 ज्योग्राफीज हम लोग के लिए थोड़े से स्ट्रेटेजिक होंगे अगले कुछ सालों में, बट फ्रैंकली दैट इज हाउ वी सी इट। एक रिटेल होता है ना, तो बहुत डाइव डीप करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाके बैंगलोर में 5 दुकानें खोल दूं, बॉम्बे में 10 दुकानें खोल दूं, फिर भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेंटेन करूं, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और क्योंकि आप जब लो मार्जिन पे काम करते हैं तो टिपिकली और कैलकुलेटेड ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कहीं कॉस्ट फैक्टर ऑपरेशंस, करेक्ट, तो कहीं कॉस्ट सेक्टर शूट अप हो जाएगा, कॉस्ट फैक्टर, तो फिर आप क्या जिस नोबल कोर्स के लिए आप जा रहे हो वो तो बहुत दूर की बात है, उल्टा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मिस्टर सरी, एक चीज में तो और आपसे और पता करनी थी कि क्योंकि जेनरिक डिवीजन के अंदर हो, क्योंकि रिटेलर बेस है जहां पर आपको ल्योर करने के लिए भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है, जैसे आप कह रहे थे डिस्काउंट भी हम दे देते हैं, कई बार तो 10 रुपए के ऊपर 25 रुपए तक का डिस्काउंट भी आ जाता है ना, कुछ ऐसा ही। तो आप मेरे को बताइए, आप कस्टमर बेस अपना बढ़ाते कैसे हैं? कस्टमर को आपका ट्रस्ट है तो कोई बात नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है ना? आप अपना कस्टमर कैसे बेस बढ़ाते हैं, टर्नओवर कैसे बढ़ाते हैं? अनफॉर्चुनेटली दवाइयों का टर्नओवर बढ़ना नहीं चाहिए, बट फिर भी टर्नओवर कैसे बढ़ाते हैं? एक और चीज मैं आपसे बाद में पता करूंगा, पहले आपने को जरा मार्जिन्स और टर्नओवर बताइएगा, फिर मैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे आऊंगा। ठीक है, देखिए एकदम सही बात है कि दवाइयों का टर्नओवर नहीं बढ़ना चाहिए, और ये हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि
हर आदमी को अपने सेहत का ध्यान इतना रखना चाहिए कि हमारी जरूरत ना पड़े। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो डायग्नोस्टिक करने के बाद पता चलता है कि आदमी क्रोनिकली इल है, डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी है, कैंसर है, ऐसी दवाइयां हैं जो उसको रोज खानी ही है। वो भले अपना जितना ध्यान रख ले, उसको वो दवाई अभी खानी पड़ेगी। जब उस तरह के सेगमेंट्स में आते हैं तो दैट इज वेयर इज आवर प्राइमरी टारगेट मार्केट, क्योंकि वो लोग हैं जो रोज दवाई लेते भी हैं, वो थोड़े से अवेयर भी होते हैं दवाइयों को लेकर। जैसे समझो कि अगर एक बार का सिर दर्द है, एक बार का पेट दर्द है, तो तुम जाके ऐसे दवाई ले लेते हो, ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर डायबिटीज, बीपी वगैरह है, तो आप एक बार जाके रिसर्च तो करते ही हो कि यार इसकी दवाई का फर्क क्या पड़ रहा है, क्या दूसरी कंपनी का दवाई लूं ना लूं, या डॉक्टर से एक बार बात करूं क्या जेनरिक के बारे में। अब ये सारे सवाल जब एक बार मन में आते हैं ना, उसके बाद आप अवेयर कस्टमर बनते हो। सो दे आर आवर बिगेस्ट मार्केट एंड फॉर देम आल्सो वी प्रोवाइड द बिगेस्ट बेनिफिट्स। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मार्केट बढ़ाना, सी बिकॉज वी आर प्राइमरीली रिटेल, राइट, एंड देयर इज अ रिटेल एंड एन ऐप, तो ये दोनों के पैरेलल मार्केटिंग के प्लान लेके चलने पड़ते हैं कि चलो किसी तरीके से एटीएल की एक्टिविटी, बीटीएल की एक्टिविटी, सारे के सारे टूल्स यूज कर लिए। बेसिकली लीफलेट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, या एसएमएस कैंपेन्स हो गए, या रेडियो हो गया, यही सब चीजें हैं जिससे फुटफॉल ड्राइव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये देखा गया है कि इंडिया में स्कीम्स अच्छे चलते हैं, तो अगर आप कोई इंडिपेंडेंस स्कीम या हॉलीडे स्कीम या ईयर एंडिंग या ऐसी सब चीजें आप कोई ना कोई ऑफर निकालते हो, तो लोग जरूर आते हैं, और उसमें विजिबल डिफरेंस दिखता है एक न्यू कस्टमर एडिशन का। दैट्स हाउ वी हैव सीन इट। एंड ऐप के लिए तो अलग है, ऐप तो आपको पता है पूरी दुनिया ही अलग है डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से। तो उसमें तो कन्वेंशनल चैनल्स ही हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, एसईओ है, उसी से एक ऐप का मार्केटिंग का प्लान बनाया जाता है। एक छोटी सी बात मिस्टर चैनी आपसे और पता करनी थी कि ये मार्जिन्स पे आप कितना काम करते हो, हाउ मच इन द टर्म्स ऑफ मार्जिन्स है। आप मेरे को घुमा फिरा के भी बता सकते हो, आप मेरे को सीधा सीधा भी बता सकते हो कि मार्जिन्स कितने। हाँ, तो एट अ कंपनी लेवल हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे ऑपरेशंस को कवर करने के बाद करीबन 7-8% के आसपास का मार्जिन रह जाए हमारे पास। दैट इज हाउ वी ट्राई टू ऑपरेट। बट वो आपको भी पता है कि कई चीजें हैं जो ऑपरेशनली टफ हो जाती है प्रोक्योर करने में, कई चीजें ऐसी हैं जो इतनी रेयर है कि उसमें मार्जिन नहीं बैठते, और कई चीजें ऐसी बल्क है जिसमें कुछ मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से होता है कि सब कुछ काट पीट के करीबन 6-7% के आसपास का हम लोग रखना चाहते हैं, बट नॉट एवरी टाइम डज इट हिट द स्वीट स्पॉट। ठीक है, मतलब मैं एक मोटा मोटी बात बोलूं कि 1 लाख रुपए के ऊपर करीब 7,000 रुपए तक का मार्जिन मोटा मोटी आ जाता है, सारे खर्चे काट के। हाँ जी, हाँ जी, खर्चे काट के, और आपको 7,000 रुपए यानी कि 7%, विच इज मोर देन एफडी आज की डेट में, विच इज मोर देन एफडी, तो आपको मिल जाता है। सर अब मेरे को आपसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछना हुआ है फ्रेंचाइजी मॉडल को लेकर, क्योंकि आपने भी कहा कि आप अपने स्टोर्स भी खोलेंगे और फ्रेंचाइजी वाले स्टोर्स भी खोले। फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर अगर वो 7% का ही टोटल मार्जिन है जो भी आप कह रहे हैं खर्चे काटने के बाद, तो फ्रेंचाइजी आपके पास आ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, या फिर बहुत अच्छा बिजनेस है? क्योंकि कई जगहों पर फ्रेंचाइजी जो लीज दी जाती है, फ्रेंचाइजी होल्डर्स जो बनते हैं, उनको तो 30% तक का मार्जिन मिलता है। करेक्ट। तो अब वही हिसाब है कि एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन कर रहे हैं कि नहीं। एक तो ये है कि देखो यार, एज अ कंपनी अगर आपने मुझसे मार्जिन पूछा तो मैंने आपको कंपनी का नेट की बात की, लेकिन अगर आप मुझे ग्रॉस की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस एट अ फ्रेंचाइजी लेवल आराम से 22-23% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन बैठता है। फिर वो वाला हिसाब है ना कि वो आदमी कितने ओवरहेड्स किस तरीके से कम कर रहा है। सो फ्रैंकली अगर यार कौन चाहिए, पहली बात तो फ्रेंचाइजी डेवलप करना इज नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज गुजरात में वैसे भी इतने लोग हैं जो आए दिन धंधे की बात करते रहते हैं कोई ना कोई तरीके से। यहाँ फ्रेंचाइजी को लाना मुश्किल नहीं है। आपको भी अगर आप कभी भी निकले मार्केट में तो समझ में आता है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम 10 नई फ्रेंचाइजी खुल रही होती है, 10 नई फ्रेंचाइजी बंद हो रही होती है। तो यहाँ एंटरप्राइजिंग लोगों की कमी नहीं है। बट क्या है, ये इंडस्ट्री में ऐसा है कि अगर एक फार्मासिस्ट है जो एजुकेटेड है, जो अगर किसी स्टोर पे फार्मासिस्ट की तरह काम कर रहा है या किसी तरीके से काम कर रहा है, वो आदमी मोटा मोटी 15-20 हजार के आसपास की नौकरी कर रहा होता है। अगर वो किसी तरीके से 10 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाता है फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, या किसी भी तरीके से, वो आराम से महीने का 1 साल के बाद 60-1 हजार के आसपास कमा सकता है। तब जब वो उस स्टेज की बात करता है तो वो कई बार ऐसे सोचता है कि यार मैं फर्दर एजुकेशन में इन्वेस्ट करूं, या बाहर जाने में इन्वेस्ट करूं, या अपने लिए इन्वेस्ट करूं। अब ये सब वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। इफ यू लुक एट इट, फार्मेसी हमेशा से एक मॉम एंड पॉप स्टोर रहा है।
जस्ट टू गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, अहमदाबाद में करीबन 6000 से ज्यादा दवाई की दुकानें हैं, और उनमें से 5700 दुकानें वो हैं जो इंडिविजुअल चला रहे हैं, मॉम एंड पॉप स्टोर की तरह। जबकि एक ब्रांड से जुड़ने में या किसी तरीके से किसी की फ्रेंचाइजी लेने में एक जो बेसिक फायदा होता है वो है ऑपरेशंस का फायदा, बैकएंड का फायदा, इंडस्ट्री नॉलेज का फायदा, वो सब डायरेक्टली सीखा जा सकता है, राइट? सो इफ यू लुक एट बिग प्लेयर्स लाइक मैकडोनल्ड्स और सबवे और अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स, उनके साथ जुड़ता कोई क्यों है? क्या वो धंधा करना मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है। द होल पॉइंट इज इस तरीके से कि जिसमें आपको उनकी इंडस्ट्री इंटेलिजेंस, धंधा चलाने की इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, ये सब डायरेक्टली आ जाए। दैट इज द रीजन। सो अगर मैं बहुत छोटे में बोलना चाहूँ तो एक फार्मासिस्ट जो एस्पिरेशनल हो, जो शायद अपनी खुद की दुकान खोलना चाहे, उनके लिए हमसे बेटर ऑप्शन शायद गुजरात में होना मुश्किल नहीं है। लाइक इट इज जस्ट वेरी मुश्किल है, हमसे बेटर ऑप्शन का होना बहुत मुश्किल है। इंटरेस्टिंग। अब मैं सर एक और क्वेश्चन पे आता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर हैं जो कि मेडिकल्स के अंदर हैं, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो आई नो दिस कि अगर मैं एक बार गूगल पे लिख दूँ कि मेरे को ऐसा कुछ फ्रेंचाइजी दिखाए तो शायद मेरे को 25 कंपनी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरे मोबाइल पे किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाएंगी। तो एक कंपटीशन से कैसे लड़ते हैं? क्योंकि कंपटीशन से लड़ने का मतलब है कि मार्जिन्स को बढ़ाओ और फैसिलिटीज को बढ़ाओ, थोड़ा सा और अच्छी चीजें करो, क्वालिटी रखो, थोड़ा ये देखो कि आपका कंपटीशन वाला ये नहीं दे रहा, हम दे देते हैं ये। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हो? कंपटीशन को कैसे मैनेज कर रहे हो? करेक्ट। सो आई डोंट थिंक वी ट्राई टू फोकस ऑन द कंपटीशन। हम लोग को हमारे यूएसपीज बढ़ाने से होना चाहिए, क्योंकि कई बार कंपटीशन ऐसे ऐसे गेम्स खेलती है जो समझना काफी बार मुश्किल होता है। आप एक काम कर सकते हो कि अपने स्ट्रेंथ में खेल सकते हो। तो हमारे स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो एक चीज है कि किसी तरीके से we like the technology that we have. So very frankly, any kind of an ordering that happens only through the technology. सॉफ्टवेयर इस तरीके से मेड है कि पूरा धंधे का इंटेलिजेंस जो है, एक बाकी के दवाई के धंधों में ये देखा गया कि एक आदमी, इंटेलिजेंट आदमी हमेशा चलाने के लिए चाहिए होता है, जबकि हम लोगों का ऐसा है कि सब कुछ टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। आप सिर्फ ऑपरेशंस को संभालिए, आप सेल्स को संभालिए, बाकी सारी चीजें साथ में गिर जाती हैं इन प्लेस। सो दैट इज हाउ वी लुक एट इट एज आवर सेल्स। एंड क्योंकि डाइविंग डीप वाला हिसाब है ना, जैसे आपने बहुत सही बात बोली कि दिल्ली में बैठे हैं और अगर आप ढूंढ रहे हैं तो एआई के थ्रू 20-25 ब्रांड्स मिल जाएंगे 100%। गुजरात में बैठे हैं तो आपको 3 मिलेंगे, क्योंकि आज इतने ही हैं यहाँ पर। अब वो 3 में भी कैसा है कि हमारा डेप्थ काफी है। जैसे बड़ौदा जैसे छोटे से शहर में हमारे 33 आउटलेट हैं, अहमदाबाद जैसे एक जगह पर हमारे 24 आउटलेट हैं। तो जब इतने आउटलेट थिक एंड डीप में प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो एक सर्टन ब्रांड को ऑथेंटिसिटी देते हैं। एंड बिकॉज वी आर इन गुजरात, बीइंग सप्लाइंग फ्रॉम गुजरात, वी आर द लार्जेस्ट परचेजर्स ऑफ जेनरिक इन गुजरात। दैट एंड्स अप गिविंग अस द प्राइसिंग एडवांटेज, एंड प्राइसिंग एडवांटेज धीरे धीरे से फ्रेंचाइजी को भी मिलता है, धीरे धीरे से कस्टमर को भी मिलता है। सो व्हेन एवरीबॉडी बेनिफिट्स इज व्हेन वी कैन आल्सो सर्वाइव, राइट? दैट्स द बेसिक ऑफ बिजनेस की हमें, मैं किसी और के कॉस्ट पे ग्रो होना चाहूंगा, या कोई भी फ्रेंचाइजी किसी के कॉस्ट पे ग्रो होना चाहे, या कस्टमर किसी के कॉस्ट पे ग्रो होना चाहे, तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमें सस्टेनेबल तरीके से एग्जिस्ट करना पड़ेगा। दैट इज वेयर द स्वीट स्पॉट इज। बिल्कुल। असल में चलिए एक सवाल मेरा और भी था, क्योंकि दवाइयों का बिजनेस कुछ इस तरह से आजकल डॉक्टर भी वही प्रिस्क्राइब करता है जो आपको उसी ज्योग्राफिकल एरिया में मिलेगा। से अगर डॉक्टर एक जगह पे बैठा तो आपको 25 किलोमीटर बाद अगर आप वो दवाई ढूंढने जाएंगे तो शायद हो सकता है आपको ना भी मिले, है ना? वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही, ज्योग्राफिकल एरिया में मिलता है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? क्योंकि आपके पास तो बड़ौदा से, अहमदाबाद से, सब जगह से आता होगा। तो आपने जो बात बोली ना, वो बात का आंसर ही जेनरिक है। बट आई टेल यू हाउ। अगर डॉक्टर कोई दवाई लिख रहा है, लेट्स अज्यूम कि उनको ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर, जिनको लगता है डॉक्टर रेड्डीज का माल अच्छा है, सुपीरियर है, किसी और डॉक्टर को लगता है कि सिप्ला का सुपीरियर है, किसी और को लगता है एबर्ट का सुपीरियर है, किसी को लगता है इंटास का, तो वो उसी कंपनी का माल लिखेंगे। लेकिन ये सारे कंपनी हैं जिनके पास सारी ही दवाई है। तो बेसिकली अगर मैं समझो एक दवाई लिख कर ला रहा हूं, जैसे एक बीपी की दवाई है, एक डायबिटीज की दवाई है, तो वो पर्टिकुलर दवाई 400 कंपनियां बना रही है। हमारा रिसर्च क्या बोलता है कि हमें उस मॉलिक्यूल की वो वाली डोजेज वाली दवाई, हमें सबसे सस्ते वाली, सबसे अच्छी WHO GMP अप्रूव्ड क्वालिटी का माल ही रखना है। तो अगर हमारी तरफ से ऐसा है तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी माल लिखा कर लाएं, हम उसमें से आपको मॉलिक्यूल लिखा लेंगे और आपको एजुकेट करेंगे कि सर देखिए, आपका जो ये मॉलिक्यूल है उसके सामने ये दवाई है, दूसरे इक्वली गुड कंपनी की है, तो कस्टमर लेकर जाता है। वरना आपने जो बोला वो बात सही है कि अगर समझो
अहमदाबाद में टोरेंट का बोलबाला है, अगर बड़ौदा में सिप्ला का बोलबाला है, कहीं और कोई और है जिनकी माल बहुत डीपली प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वहां पे गैप होगा। हर चीज हर जगह अवेलेबल हो मुश्किल है। मिस्टर शरी, एक सवाल मेरा और भी था, क्योंकि जब आपकी मैं कंपनी की वेबसाइट देख रहा था तो मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या है ना, आजकल एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों का ही बोलबाला है, आप जैसे आप देख भी लोगे आयुर्वेदिक भी है। क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिलने लग जाए? जेनरिक तो मिलती है, वो बात तो ठीक है, हम रखते आयुर्वेदिक हैं, दवाई भी मिलने लग जाए? हम रखते हैं, हम लेकिन बहुत पॉपुलर आयुर्वेदिक दवाई रखते हैं। क्योंकि अभी कैसा है कि जैसे आयुर्वेदिक इज प्रोप्राइटरी, तो उसका तो ना कोई जेनरिक होता है ना कोई ब्रांडेड होता है। तो बेसिकली अगर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि हिमालय वगैरह हैं या जंडू वगैरह है, पतंजलि वगैरह है, तो इसके कई ब्रांड्स, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका डिमांड कस्टमर खुद ही लेकर आता है। तो उसमें वी कैन नॉट से नो, अ कस्टमर इज द किंग, सो इफ ही इज कमिंग टू अस फॉर अ प्रोडक्ट विच वी कैन सप्लाई, वी शुड ट्राई टू सप्लाई। ये बात आपकी खैर बिल्कुल ठीक है, वो कस्टमर ओरिएंटेड है और ब्रांड लॉयल्टी भी वहां पे ज्यादा दिखती है। एक चीज मिस्टर शेरी और पता करनी है कि आप क्या लैब वाले बिजनेस में भी आ सकते हैं? एक्सटेंशन के तौर पर लैब भी हो सकती है, क्योंकि दवाइयां तो आप बेच रही है, सर एक लैब का ही तो पूरा बनाना है सिस्टम आपको। नॉट नाउ। सो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप बात कर रहे हो, बात सही है कि अगर हमारा कस्टमर वो ही है जो हम पे डेली दवाइयों के लिए ट्रस्ट कर रहा है, तो टेस्ट के लिए भी ट्रस्ट करेगा, विच इज अ परफेक्ट वे ऑफ थिंकिंग। बट ऐसा है कि हम लोग का थॉट आज और अगले 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसा है कि हम इतने डाइव डीप करके एक गुजरात के हर कस्टमर तक किसी तरीके से पहुंच पाए। उसके बाद अगला काम होगा कि इसको और सप्लीमेंट्री चीजें क्या दे सकते हैं। सो वन ऑफ द थिंग्स कैन बी diagnostic, one of the things can be increasing the app का penetration for providing more convenience, another can be optics also। तो ये सब चीजें हैं जो बॉर्डर लाइन वहीं चल रही होती है दवाइयों के इर्द गिर्द। बट आपका थॉट सही है, कहीं बट नॉट राइट नाउ। ठीक है। अच्छा मिस्टर शरी, एक सवाल और है जो हम बार बार अखबारों में भी देखते हैं कि कई जो फार्मास्यूटिकल्स वाले कंपनीज हैं, या सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये विरोध है कि ऑनलाइन मेडिकल नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी एक अलग ही आइडियोलॉजी है कि ऑनलाइन मेडिकल्स का वो विरोध भी करते रहे हैं, और बकायदा ये बहुत गंभीर मैटर है और विदेशों कैबिनेट मिनिस्टर्स तक भी जा चुके हैं। आपको पता है बॉम्बे की मार्केट और दिल्ली की मार्केट अपने में बहुत बड़ी है, ऑल टुगेदर इस मार्केट्स को लेकर। यहाँ पे कई बार ऑनलाइन फार्मेसीज का कई बार विरोध हुआ, कई बार हुआ है ना। तो ये इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आप ठीक बोल रहे हैं कि वो ठीक बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आपको भी पता है कि ये सब चीजों में जनरली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। सी इफ यू आर एन ऑनलाइन एग्रीगेटर, अब आप बताइए कि दवाई में देखिए दोनों तरफ के कंसर्न समझना जरूरी है। वो ये बोल रहे हैं कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन चढ़ाया, कई बार वो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड नहीं है, कई बार वो डॉक्टर वैलिड नहीं है, या आपको ही पता है यार कुछ चीजें बनाई जा सकती है। हमारी कंट्री वैसे डाइवर्स है और हर आदमी अपने हिसाब से जुगाड़ू भी है। तो अगर आपको कोई दवाई चाहिए तो उसमें सेफ्टी किस बात की है? तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो रिटेलर्स एसोसिएशन पूछ रहा है कि आपने ऐप में जो हर प्रिस्क्रिप्शन लिया है, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की है? तो वो लॉजिकली गलत क्वेश्चन नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दवाई ही है तो कोई भी और चीज, जैसे कि अगर Amazon चल सकता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट चल सकता है, जैसे कि स्विगी जोमेटो चल सकता है, तो दवाई भी चल सकती है। क्योंकि इवेंचुअली वो क्या है, आपने ऑर्डर दिया, हमने ऑर्डर पर क्लोज किया। तो अगर ऑर्डर लाने के बाद ऑर्डर को सर्व करने वाली बात है तो उसमें कोई फंडामेंटली गलत नहीं है। बट इतना है कि क्योंकि दवाई है उसके पीछे लीगैलिटीज हैं। क्या प्रिस्क्रिप्शन सही है, क्या क्या पेशेंट सही है? क्योंकि आपको ही पता है कई ड्रगिंग का मार्केट भी पैरेलल है, बहुत सारी चीजें। सो इवन द रिटेलर जो मांग रहे हैं एसोसिएशन, दे आर नॉट आस्किंग फॉर समथिंग रॉन्ग, दे आर जस्ट आस्किंग टू रेगुलेट इट। और दूसरी बात यह है कि आपको शायद ये भी पता होगा कि एक आजकल स्ट्रैटेजी बन गई है, राइट, कि मैं पैसे थ्रो करूं और कस्टमर को ला दूं। अब वो पैसे थ्रो करके कस्टमर को लाना, मतलब अगर एक एक ऑलरेडी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जैसे कि फार्मेसी, जिसमें ब्रांडेड मेडिसिन में सबके मार्जिन फिक्स्ड है, उसमें अगर कोई ऑनलाइन प्लेयर आता है और बोलता है कि मैं मार्जिन से ज्यादा दूंगा, इसका मतलब वो कस्टमर एक्विजिशन के लिए पैसे दे रहा है। तो उसमें सफर कौन करेगा? इवेंचुअली रिटेलर करेगा। ये तो आपको उसमें भी पता है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में इसीलिए बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि यार जब अगर कोई प्राइस कटिंग करके, प्राइस वॉर करके कस्टमर को ऑन बोर्ड लाने के लिए अगर पैसे खिलाने तक की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम। इट इज अबाउट
हाँ, एक छोटा सा मेरी एक पर्सनल क्वेरी भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, जैसे अभी आपने कहा कि डाइवर्सिटी बहुत है। मैं तो उल्टा ये मानता हूँ कि हर घर में डॉक्टर और हर घर में इंजीनियर जरूर है भारत के अंदर, क्योंकि हर छोटी मोटी चीजों के लिए तो वो जुगाड़ लगाने को पहले खुद से ठीक करते हैं। जब वर्स्ट हो जाता है तो मैकेनिक आता है, तब डॉक्टर आता है। तो मिस्टर शरी, एक चीज और होती है, जैसे कि शेड्यूल एच दवाइयाँ होती हैं, तो उसके अंदर क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन मस्ट होती है। अब ऑनलाइन के लिए क्या होता है कि जब आप जाते हैं तो आपसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन को आप अपलोड करो, या तो आप डॉक्टर्स की पर्ची को अपलोड करो, तब हम आपको दवाइयाँ लॉजिस्टिक से भेजेंगे आपको, है ना। लेकिन यही अगर आप किसी शॉप पे चले जाते हो, मेडिकल स्टोर के अंदर, तो वो शायद इतना ही परवाह नहीं करता, सीधा कंपनी का नाम बोलो, आपको दवाई उठा के दे देगा वो। तो ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो लोकल लेवल पे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स एंड ड्रग कमिश्नर है, पूरा का पूरा ड्रग डिपार्टमेंट जो है, वो लोग काफी हद तक सिंसियर ध्यान रखते हैं कि कोई भी नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के सामने ही दी जाए। हम लोग के 75 स्टोर्स जो हैं, हमारे लिए भी वो लीगली बाउंड है कि कोई भी आदमी जो शेड्यूल एच लेकर जाए या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेकर जाए, उसके प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी उस स्टोर पे अवेलेबल रहे। तो जैसे आप बोल रहे हैं, ये गलत काम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूल उन्हें सपोर्ट कर रहा है। कहीं पर भी जो चीज प्रिस्क्रिप्शन से ही दी जानी चाहिए वो प्रिस्क्रिप्शन से ही दी जाती है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। मेरे को लग रहा है कि जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ये ज्यादातर लोगों के ही क्वेश्चंस होते होंगे, जो लोग आपसे पूछते भी होंगे और इसी तरह की बात होती होगी। तो ये इंटरव्यू कम थोड़ा ड्रिलिंग वाला था। आई एम रियली सॉरी अगर हमने कोई आपसे टफ क्वेश्चन पूछ लिया हो तो, बट रियली रियली थैंकफुल। आपसे बात करके पता नहीं चला कब आधा पौना घंटा हो गया आपसे बातचीत होते होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर शाही, अच्छा लगा बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से ग्रो करें, ना केवल गुजरात में बल्कि राजस्थान और भी कई जगहों पर आप अच्छे से ग्रो करें, और जब हम अगली बार आपको मिले तो और नए मुकामों के साथ मिले। बेस्ट ऑफ लक सर हमारी तरफ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड डे। थैंक यू। तो आज हमारे साथ एक ऐसी मैनेजमेंट थी जिन्होंने जेनरिक वर्जन्स के अंदर, दवाइयों का जेनरिक वर्जन है, इसका कि सस्ती दवाइयों के वर्जन्स के अंदर एक नया मुकाम हासिल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सस्ती दवाइयां सबको सुलभ हो, सबको इजीली मिल जाए, और इसके लिए कंपनी अच्छे से ग्रो भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हमारे साथ इसी तरह के कुछ और बेहतर इंटरव्यूज हम द इंटरव्यू सीरीज के अंदर आपके लिए लेके आते रहेंगे। नमस्कार।